श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर प्रतिभा तिवारी। आप समाज सेविका हैं, शिक्षाविद हैं और महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए बहुत नज़दीक ग्राउंड लेवल पे जाकर के आप काम करती हैं। महिला शक्ति आपका लक्ष्य है। नारी उत्थान के लिए आपने बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो क्या आपका अभियान है, क्या मिशन है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ काम आपके द्वारा किया जा रहा है, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे आज। तो डॉक्टर प्रतिभा तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। जी धन्यवाद, आपने हमें ये मंच दिया और हमें बुलाया। आप सब सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर प्रतिभा तिवारी जी, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे कि स्त्री स्वाभिमान और महिला सशक्तिकरण ये एक बहुत बड़ा विषय है, तो इसकी आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई? क्यों समाज में आपको लगा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए काम किया जाना बहुत जरूरी है? देखिए, महिला स्वाभिमान तो ये बिंदु है ही। जो महिला सशक्तिकरण है वो एक ऐसा बिंदु है कि जिस पर हमें और हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। ये सशक्तिकरण का जो विषय है, हमको कोविड के समय से हमको एहसास हुआ। कोविड के समय हमने देखा कि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशानी में आई। जब ये बीमारी हमारे समाज में आई और महामारी के रूप में जब फैली समाज में, तो इससे बहुत सारे परिवार टूट गए और महिलाएं जो प्रशिक्षित नहीं थी उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हमारा जो भावनात्मक बिंदु है वो इतना हमको झंझोड़ कर रख दिया कि हमें महिलाओं के लिए काम करना है और महिला को पुरुष की तरह ही सशक्त होना आवश्यक है। तभी हमारे समाज का विकास हो सकता है और हम समाज में एक अच्छी उन्नति के लिए काम कर सकते हैं। डॉक्टर प्रतिभा तिवारी जी, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने सामाजिक रूप से बहुत सारे अभियान चलाए हैं और कोविड त्रासदी के बाद आपको एहसास हुआ कि किस तरीके से महिलाओं को जोड़े रखना, उनको आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या आपने किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से महिलाओं को जोड़ करके उनके आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास शुरू किया, और ये कब से शुरू किया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? कोविड की त्रासदी के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हमें किसी संगठन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास संगठन जैसा कोई एक बिंदु होता है तो उसके अंतर्गत जब हम काम करते हैं तो हम सबको बताने में बहुत महसूस करते हैं कि इस संगठन के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। और जो महिलाएं प्रशिक्षित होती हैं वो भी अपने आप को स्पष्ट रूप से बता पाती हैं कि इस संगठन ने हमको सक्षम किया और सशक्त किया। जी, इस संगठन को चलते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन हमने इसमें कोविड के बाद काम करना शुरू किया। कोविड के बाद इसमें सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया। मैडम, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो भी योजना है, जो भी मिशन है, जो भी अभियान आप चला रही हैं, उसको धरातल पर उतारने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं? अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए महिलाओं को हम निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें मुख्यतः सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखाया गया है। गौवंश से बनी विभिन्न सामग्री जैसे दिए, बत्ती, कपूर आदि का भी प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। और महिलाओं को इसमें ऋण योजना से भी लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं इनके बारे में जागरूक नहीं हैं। उन्हें नहीं पता है कि भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और हम उनसे कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताया मैडम कि हम जब महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए, आर्थिक स्वावलंबन के लिए कार्य करते हैं तो अर्थ की, धन की आवश्यकता होती है। और सरकार की जो तमाम ऋण योजनाएं हैं, तमाम जो हितकारी योजनाएं हैं जो आम जनता के लिए है, उसके बारे में कई बार जानकारी नहीं होती है। तो क्या खास वो योजनाएं हैं सरकार की, खासकर ऋण से जुड़ी हुई, लोन से जुड़ी हुई, जो आप महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ करके और बाद में सरकार की योजनाओं के साथ भी उनको जागरूक करके उसका लाभ दिलवाने के लिए काम करती हैं? सबसे पहले कोविड के समय हम लोगों ने एक योजना में काम किया। इसमें महिलाओं को 10,000 रुपए का लोन हम लोगों ने दिलवाया। कम से कम 90 महिलाओं को ये लोन दिलवाया। पथ विक्रेता प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत 10,000 रुपए दिया जाता है और ये महिलाएं हर महीने 800 रुपए की किस्त भरा करती थी। तो ये ऋण हमने दिलवाया। फिर है इसमें स्व सहायता समूह जो चल रहे हैं, 10 महिलाएं मिलकर एक स्व सहायता समूह बनाती हैं और अगर वो 1 वर्ष तक उसको लगातार स्वचालित करती हैं, वित्त पोषित करती हैं, तो इसमें इनको आगे चल के लोन मिलता रहता है। तो ये सारे जो लोन की जो कहना चाहिए कैसे मिलेगा इनको, इसमें उनको क्या करना होगा, इन सारी चीजों का भी प्रशिक्षण हम देते हैं। इस प्रशिक्षण के उपरांत उनको कैसे लोन को चालू रखना है, इसमें उनको मदद मिलती है। जी, स्व सहायता समूह के माध्यम से भी आप महिलाओं की मदद करती हैं और ऋण जो है एक छोटी सी यूनिट शुरू करने के लिए एक छोटे से अमाउंट के साथ आप
आप उसकी शुरुआत कर सकती हैं और कहीं से भी आर्थिक जो एक बैरियर है या एक संकट है वो आपके सामने नहीं आता है। यहाँ पर मैडम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि स्वरोजगार की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि महिलाओं को यदि हम आत्मनिर्भर करना चाहते हैं तो स्वरोजगार इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक घटक है जी। तो इसमें कौन कौन से कार्य खासकर महिलाओं के लिए है जिसमें आप उनको नियोजित करती हैं? हम इनमें महिलाओं को ये सुझाव देते हैं कि स्वरोजगार में सबसे अच्छा है कि आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और जो वो घर में परिवार को देखते हुए कार्य कर पाएं उन पर ध्यान दें। उससे उनको समय में कहीं बाहर जाने आने की असुविधा भी नहीं होती है। इस प्रशिक्षण से उन्हें कोई अलग से नौकरी की तरह इसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस जो ये हम कार्य सिखाते हैं महिलाओं को, उन कार्यों से वो परिवार को और खुद को पूर्णतः समय दे पाती हैं और अपने कार्य को जारी रख पाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कार्य जो होते हैं महिला सुलभ कार्य हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता है और परिवार से अलग जाकर के कुछ कार्य करने जैसा भी महसूस नहीं होता है। तो आप परिवार में रह करके भी ये जो काम है उसे करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो मैडम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का जो प्रशिक्षण कार्य इत्यादि होता है वो आप लोगों के कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हैं, ट्रेनर्स हैं, और क्या ये निःशुल्क है? हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क है। आपने एक प्रश्न पूछा कि इनके ट्रेनिंग सेंटर, तो हमारी महिलाएं जो कहना चाहिए आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं वो हमारे पास तक नहीं आ पाती। हम शहर के हर वार्ड में पहुंच रहे हैं, उनके पास पहुंच के हम उनको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं ताकि उनको इस चीज़ की दिक्कत ना हो कि वो कैसे हमारे पास आए, कैसे प्रशिक्षण लें। जो महिलाएं हैं वो इतनी शिक्षित भी नहीं हैं कि वो आकर हमारे पास आकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएं, तो हम हर वार्ड में जाकर महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर महिला का ये संभव नहीं है कि वो आपके पास आकर के गुहार कर सके या अपनी बात आपको बता सके कि उसे ट्रेनिंग में शामिल होना है, वो भी आत्मनिर्भर बनना चाहती है, आपकी योजना से जुड़ना चाहती है। इसलिए आपके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आप वार्ड स्तर पर, ग्राम स्तर पर ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके उन्हें इसमें नियोजित किया जाए, आत्मनिर्भरता के इस अभियान में उनकी मदद की जाए। मैडम, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या खासकर महिलाओं की बात की जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य की होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा प्रश्न है और महिलाएं जो है इस बात को कई बार शेयर नहीं कर पाती हैं और शिक्षा की कमी के कारण स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और कई बार बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो असामयिक हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। तो इस विषय को खासकर जागरूकता के स्तर पर कैसे आप लोगों के द्वारा उठाया जाता है? देखिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। शिक्षा हमें हमारे स्वयं के परिवार, समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए अति आवश्यक बिंदु है। अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अच्छे बुरे का ज्ञान सीख पाएगी। शिक्षित महिला ही अपनी सीमाओं से ज्यादा ज्ञान रख सकती है और परिस्थितियों का सामना सुचारू रूप से कर सकती है। और अगर महिला शिक्षित है तो स्वास्थ्य के प्रति भी निश्चित ही वो जागरूक होगी और इस जागरूकता से ही हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा देश सभी सक्षम हो सकते हैं। बहुत सही आपने फरमाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है और कोई भी महिला यदि शिक्षित है तो अपनी सीमा से परे जा सकती है। ये बहुत सुंदर बात है। और यहाँ पर आपने बीच में एक बात उठाई थी स्व सहायता समूह की, तो खासकर महिलाएं जो स्व सहायता समूह से जुड़ती हैं, कैसे इनका गठन करती हैं, कितनी महिलाएं एक स्व सहायता समूह में होती हैं और कैसे कोई महिला यदि नए स्व सहायता समूह से जुड़ करके लाभ प्राप्त करना चाहे तो वो क्या कुछ कर सकती है? ये तो नगर पालिका की योजनाओं के अंतर्गत है। इसमें 10 महिलाएं, हम पहले जाते हैं वार्ड में, वहाँ हम अपना प्रशिक्षण देते हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। फिर वो जो महिलाएं एकत्रित होती है प्रशिक्षण के दौरान, फिर देखते हैं कि उनमें से कौन सी महिलाएं अपने आप को सच में आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं और आगे काम करना चाहती हैं। तब फिर हम उनको स्व सहायता समूह में बांट देते हैं। एक समूह 10 महिलाओं का बनता है और उस समूह के बारे में क्या क्या हमें कागज चाहिए पड़ते हैं और किस तरह की जानकारियां चाहिए पड़ती हैं वो सब उनको बताते हैं और उनको उसको आगे कैसे चालू रखना है वो भी बताते हैं। इसी दौरान जो हमारे प्रशिक्षणार्थी होते हैं, जो हमारे यहाँ से प्रशिक्षण देने जाते हैं और हम स्वयं भी वहाँ बीच बीच में जाते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि किस तरह से इसको लगातार चालू रख पाएंगी। अक्सर क्या होता है कि हम योजनाएं तो बनाते हैं और बताते हैं, लेकिन वो थोड़े ही चल के महिलाएं सक्षम होती नहीं है और वो बंद हो जाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम उनका 1 वर्ष तक पूरा सहयोग करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह की रुकावट आने में हम आपकी मदद करेंगे, चाहे वो बैंक हो या निजी खाता हो या कोई और जानकारी हो। जी, स्व सहायता समूह सिर्फ चालू कर देना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसका चलते रहना, उसका सस्टेनेबल बने रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए लगातार आप लोगों के द्वारा सतत ये निगरानी की जाती है कि स्व सहायता समूह लगातार अपने कार्य जारी रखें।
रखें। यहाँ पर आपने बताया कि नगर निगम के माध्यम से या फिर बैंक की भी कहीं ना कहीं भूमिका आती है निश्चित रूप से। तो स्व सहायता समूहों के प्रचालन के लिए, उनकी एक्टिविटी के लिए किन किन सरकारी संस्थाओं की मदद ली जाती है या कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं हैं जिनसे आप लोग जुड़ती हैं? देखिए, बैंक इसमें अपनी भूमिका निभाता है, नगर निगम अपनी भूमिका निभाता है इसमें। इस तरह सरकारी जो संस्थाएं ये समस्त अपनी कुछ कुछ भूमिकाओं में इनमें सहयोगात्मक रूप से रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए किसी यूनिट के साथ जुड़ करके एक छोटे से ऋण के साथ यदि किसी यूनिट को लगा करके अपने मार्केट में किसी उत्पाद को बेचना चाहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसने कुछ उत्पाद, कुछ प्रोडक्ट बनाए होंगे, तो मार्केट का मुहैया होना भी, उपलब्ध होना भी बहुत जरूरी एक आवश्यक अंग है। तो कैसे मार्केट से जोड़े रखने में आप लोग मदद करती हैं? इसमें हमारा जो एक परमानेंट जो बना हुआ है, वहां पर हम कहते हैं कि महिलाएं अपना प्रोडक्ट बनाएं और हमको वहां रखवा दें, और जैसे वो सेल होता है तो हम उनको पैसे उपलब्ध करा देते हैं। स्व सहायता समूह में जो महिलाएं अपने प्रोडक्ट बनाती हैं उनको हमने ऑनलाइन पर डाल रखा है कि वहां पर भी वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। मार्केट भी कैसे उपलब्ध हो जो उत्पाद इन महिलाओं द्वारा या स्व सहायता समूह द्वारा बनाया जा रहा है, ये भी पूरी तरीके से सुनिश्चित करने का काम आपके द्वारा किया जाता है। और आजकल जो चलन में है कि ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को, उत्पाद को आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं आज, वहां भी उसको उपलब्ध करवाया जाता है। स्किल डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण एक घटक है, और जो आम महिलाएं होती हैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ी हुई, उनको तो जोड़ पाने में हम कई बार सफल हो जाते हैं। लेकिन बुजुर्गियत एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर हर आदमी अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, परिवार से भी, बच्चों से भी, समाज से भी। उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्ग महिलाओं का ध्यान, उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए किया गया प्रयास, इसके लिए भी क्या आप कुछ ध्यान दे रही हैं? जी, बुजुर्ग महिलाओं के संबंध में तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो समाज का सोना है, उनसे हम अनुभव सीखते हैं। और कई बार जब हम बुजुर्ग महिलाओं के पास बैठते हैं तो वो हमें बताती हैं अपने अनुभव के आधार पर कि हमें समाज में किस तरह महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी को अपने जीवन में कैसे उतार कर हमें अपने विकास में और अपनी योजनाओं में सफलता प्राप्त करना है। बुजुर्ग महिलाएं हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि उनने अपना एक जीवन का अनुभव उतारा है। जब उनके पास बैठते हैं, और भारतीय शक्ति ने इस पर काम भी किया है, हम साल में, वर्ष में एक बार 5 से 10 या 15 जो महिलाएं होती हैं उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके अनुभव को अपने जीवन में उतारते हैं, उनके बिंदुओं को लिखते हैं, और अपने कार्य में वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है, और उनके अनुभव को हम अपने साथ जोड़ते हैं। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो अनुभव का खजाना है, और उनके छांव में बैठ करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके अनुभव का फायदा उठा सकते हैं और समाज को दे सकते हैं। मैडम, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे हम कि पर्यावरण हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और पर्यावरण जो है उसके साथ बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ। और आप लोगों के द्वारा, चूंकि आप महिलाओं के इतने बड़े संगठन शक्ति से जुड़ी हुई हैं, यदि महिलाओं को सही तरीके से मोबिलाइज किया जाए, सही तरीके से यदि उनका उन्नयन किया जाए सही दिशा में, तो पर्यावरण के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इस दिशा में भी कुछ आपका लक्ष्य है? यही बस निःशुल्क प्रशिक्षण के उपरांत महिलाओं से मांगा है कि आप अपने घर में जितने छोटे वृक्ष लगा पाएं, जो भी छोटे छोटे पौधे लगा पाएं, उनको अवश्य लगाएं। कहते हैं कि करने के लिए हम कुछ मांगते हैं, तो हमारी हर महिला से यही मांग होती है कि वो आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखें, जो हमारे वृक्ष हैं उनको पानी दें, और जितना अधिकतम हो सके, छोटे ही सही पौधे पर उनको जरूर अपने घर में रोपित करें, और कुछ आयुर्वेदिक पौधे हैं उनको लगाएं और पर्यावरण में अपना सहयोग दें। आपने बताया कि समाज को वापस करना भी बहुत जरूरी है, जिस समाज में हम रहते हैं वहां से कुछ सीखते हैं। तो महिलाओं के स्वावलंबन के लिए समाज के बहुत सारे हितधारक होते हैं जी, सबसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं होती हैं। हाँ। जैसे आपने महिलाओं से प्रशिक्षण के उपरांत ये उम्मीद की कि वो पर्यावरण के लिए कुछ काम करें, तो ऐसे और भी बहुत सारे हितधारक हैं। किस तरह के सहयोग की उम्मीद आप उनसे करती हैं ताकि भविष्य में जो महिलाएं जुड़ना चाहती हैं, श्रृंखला बना करके इस मदद को और विस्तार दिया जाए? और सभी से हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप सब महिलाओं को कार्य करने का मौका दें, उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं जहां पर वो आसानी से अपने काम को कर पाएं, और अपने आत्मसम्मान, समाज के आत्मसम्मान के लिए, समाज की उन्नति के लिए कार्य कर पाएं, और हमारे देश में एक महिला सशक्तिकरण का जो आयाम है उसको पूरा कर पाएं।
जी, समाज की उन्नति के लिए महिलाओं का जुड़ना, सशक्त होना, संगठित होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रतिभा तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आई। आपने बहुत विस्तार से तमाम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। यत्र पूजते नारी तत्र रमते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं। धन्यवाद।